स्टूडेंट्स, तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं हमारे क्लास 11th के मैथमेटिक्स के सिलेबस में। हमारा चैप्टर चल रहा है सेट्स का, और सेट्स के चैप्टर में हमने पिछले 2 लेक्चर्स में वेन डायग्राम और ऑपरेशंस ऑफ सेट्स कवर कर लिया है। ठीक है, तो ऑपरेशंस ऑफ सेट्स में हमने क्या देखा था? हमने देखा था यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड ही हमारे आज की एक्सरसाइज होगी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4। तो एक्सरसाइज 1.4 में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, वेन डायग्राम इनसे रिलेटेड ही होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अदिति बोथरा और ग्रेजुएट फ्रॉम आईआईटी मद्रास। तो चलिए इस लेक्चर में हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.4। तो सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है फाइंड द यूनियन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। हमें कुछ पेयर्स ऑफ सेट्स दिए हैं और हमें हर पार्ट में उनका यूनियन निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम रिकॉल करते हैं यार यूनियन क्या होता है। यूनियन में हमें क्या करना है कि अगर हमें 2 सेट दिए हैं और इन 2 सेट का हमें यूनियन निकालना है, तो हमें इसके सारे एलिमेंट्स भी उस सेट में रख देना है और इसके एलिमेंट्स भी उस सेट में रख देना है। जो दोनों के सारे एलिमेंट्स अगर एक सेट में आ चुके हैं तो वो हमारा यूनियन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो x यूनियन y एक सेट होगा। वो सेट एक रिजल्टेंट सेट होगा जिसमें इसके भी सारे एलिमेंट्स आएंगे और इसके भी सारे एलिमेंट्स आएंगे। इसके सारे एलिमेंट्स लिख लेते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं 1 3 5। ठीक है, 1 लिख लिया, 3 लिख लिया, 5 लिख लिया। अब इसके तो सारे लिख लिए, अब इसके भी सारे लिख लेते हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि यार अगर कोई भी एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो हमें उसको 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, हमें उस एलिमेंट को एक ही बार लिखना है। तो अब हमें 1 3 5 लिख लिया है, अब हमें 1 2 3 लिखना है। ठीक है, क्योंकि इस सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स है 1 2 और 3। पर 1 तो हमारा ऑलरेडी लिखा हुआ है तो हम रिपीट नहीं करेंगे। 2 2 लिख लेते हैं, 3 3 भी ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्टेंट सेट आ गया है। x यूनियन y एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स आएंगे 1 3 5 और 2। अब आप बोलेंगे आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, कैसे लिखना है, कोई मैटर नहीं करता है। हम सेट के एलिमेंट्स को किस भी ऑर्डर में लिखें, एलिमेंट्स के ऑर्डर से हमें सेट चेंज नहीं होगा, हमारा सेट वही रहने वाला है। तो हमारा x यूनियन y एक सेट आ गया जिसमें है 1 3 5 और 2। ठीक है, सेकंड करते हैं। सेकंड में हमारे पास पहले सेट में a e i o u है, सेकंड सेट में a b और c है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं a यूनियन b जो होगा इसका, वो एक रिजल्टेंट सेट होगा जिसमें a के भी सारे एलिमेंट्स आएंगे और b के भी सारे एलिमेंट्स आएंगे। a के सारे एलिमेंट्स लिख लीजिए, a e i o u। ठीक है, a के सारे एलिमेंट्स हमने लिख लिए। अब b के सारे एलिमेंट्स लिख लेते हैं, a b और c। तो a तो ऑलरेडी लिखा हुआ है तो लिखने की जरूरत नहीं है, b लिख लेते हैं, c लिख लेते हैं। ठीक है, तो a e i o u हमारा फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट्स आ गए, a b और c हमारे सेकंड सेट के एलिमेंट्स आ गए। तो यूनियन में हमने a के भी सारे एलिमेंट्स को लिख देना है और b के भी सारे एलिमेंट्स को लिख लेना है। अब हम एक काम करते हैं, हमें सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, और b है x इज अ नेचुरल नंबर एंड लेस देन 6। ठीक है, तो सबसे पहले हाँ सेट बिल्डर फॉर्म को हम रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, हमें आसानी होगी, सारे एलिमेंट्स हमें दिखने लगेंगे। ठीक है, तो पहली चीज है x इज अ नेचुरल नंबर। पहली कंडीशन है क्या है, x नेचुरल नंबर है, और दूसरी कंडीशन है मल्टीपल ऑफ 3 है। x नेचुरल नंबर भी होना चाहिए और मल्टीपल ऑफ 3 भी होना चाहिए। तो इसका शुरू कहाँ से होगा, नेचुरल नंबर है मतलब शुरू होना चाहिए 1 से, 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी, पर मल्टीपल ऑफ 3 बोला है तो शुरू कहाँ से होगा, 3 6 9 12 15 18। कहाँ तक हमें चलना होगा। अगर इन लोगों ने एंडिंग नहीं बताई, हमें लोअर लिमिट तो पता है 3 से शुरू होगी, क्योंकि नेचुरल नंबर जो मल्टीपल ऑफ 3 हो वो शुरू होगा 3 से। ठीक है, पर एंडिंग नहीं पता है तो इनफाइनाइट तक जाएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर जो मल्टीपल ऑफ 3 है वो इनफाइनाइट है। तो हम उसको 3 डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, जो हम पहले देख चुके हैं कि रोस्टर फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं इनफाइनाइट एलिमेंट्स को। ठीक है, चलिए सेकेंड है x इज अ नेचुरल नंबर एंड लेस देन 6। नेचुरल नंबर भी है और लेस देन 6 भी है। नेचुरल नंबर है इसका मतलब इसकी लोअर लिमिट क्या होगी, 1। 1 से हम शुरू करेंगे तो शुरू करते हैं 1 से। लेस देन 6 बोला है, लेस देन 6 बोला है तो हमें 6 को इंक्लूड नहीं करना है। लेस देन 6 मतलब 6 के पहले तक हमें सारे एलिमेंट्स, सारे नेचुरल नंबर्स ले लेने हैं। 6 के पहले मतलब 5 तक, तो 1 2 3 4 और 5 ये 5 एलिमेंट्स हमारे बी सेट में आ चुके हैं।
अब हमने ए और बी को ऐसे फॉर्म में लिख लिया है जिस फॉर्म में हम इन्हें बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, हमें दिख रहे हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स क्या क्या हैं। तो पहले सेट के एलिमेंट्स हैं हमारे 3, 6, 9 अप टू इन्फिनिटी, मतलब ये एक इनफाइनाइट सेट हो गया। सेकंड सेट में आएगा हमारा 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। अब हम ऐसे सोचिए कि यार अगर इनफाइनाइट सेट है कोई सा हमारा, तो उसे अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो हमें एक पैटर्न देखना होगा और फिर उसके बाद डॉट 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 लगा के रिप्रेजेंट करना होगा। अगर हम इन दोनों का यूनियन करेंगे, सेट ए और सेट बी का यूनियन, तो उसमें ये तो सारे एलिमेंट्स रहेंगे और इसके भी सारे एलिमेंट्स रहेंगे। अगर इसके एलिमेंट्स और इसके एलिमेंट्स दोनों के ही एलिमेंट्स उसमें रहेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि यार हम एक पर्टिकुलर पैटर्न बना पाए। यार एक पर्टिकुलर पैटर्न नहीं बनेगा इन सारे एलिमेंट्स को मिलाएंगे तो। सिर्फ इतना होता तो हम बोल देते 3 के मल्टीपल है, पर इसके साथ हमें ये भी एलिमेंट्स 1, 2, 4, 5 ये एलिमेंट्स भी रखना है। तो इससे बेटर है कि हम इसे सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिखें, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं? सबसे पहले हमें ये देखना है क्या ए और बी में कोई एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कॉमन है, मतलब जिन्हें हमें डबल बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। 1 इसमें नहीं है, 2 नहीं है, 3 हाँ 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, 4 और 5 इसमें नहीं है। तो एक 3 ऐसा एलिमेंट है जो इन दोनों में कॉमन आ रहा है, तो हमें उसे सिर्फ एक बार लिखना है, बाकी सारे हम एलिमेंट्स इसके और इसके एज इट इज लिख सकते हैं। तो ए यूनियन बी एक सेट होगा, वो सेट इज विल बी ए यूनियन बी इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x इक्वल्स टू, एक्स की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है। अब हमें कैरेक्टरिस्टिक कंडीशन लिखनी है। तो x की वैल्यूज देखिए, एक तो ये हो सकती है कि वो 3 का मल्टीपल है, पहली कंडीशन ये हो सकती है कि वो 3 का मल्टीपल है, और दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि वो 1, 2, 4 और 5 है, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं इक्वल टू 1, 2, 3 सॉरी 3 तो हम 2 बार नहीं लिखेंगे, 1, 2, 4 और 5 और x is a multiple of 3, ठीक है। हम इसमें एक और कंडीशन डाल सकते हैं, एंड x belongs to नेचुरल नंबर, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, A यूनियन B इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट, अब देखिए हम अगर लिख रहे हैं x इज अ मल्टीपल ऑफ 3, x इज अ मल्टीपल ऑफ 3 लिखा है, इसका मतलब इसमें 3, 6, 9, 12, 15, 18 अप टू इन्फिनिटी ये सारे के सारे एलिमेंट्स आ चुके हैं, ये सारे आ चुके हैं, तो हम 3 भी आ चुका है, तो हमें 3 लिखने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा इसके सारे एलिमेंट्स भी हमें इसमें लिखने हैं, तो हमने लिख दिया 1, 2, 4 और 5, ठीक है। तो 1, 2, 4, 5 और x इज अ मल्टीपल ऑफ 3 ये सारे एलिमेंट्स इसमें आ जाएंगे। अगर हमें लिखना है तो हम ये भी लिख सकते हैं, एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब ध्यान से समझिए, और एंड का डिफरेंस मैं पिछले लेक्चर्स में आपको बता चुकी हूँ, पर एक और बार समझ लेते हैं। और मतलब ये कंडीशन फुलफिल हो, इसको इसके भी सारे एलिमेंट्स लिखना है और इसके भी सारे एलिमेंट्स हमें लिख देना है। एंड मतलब देखिए, और का मतलब है इसके एलिमेंट्स आएंगे तो भी चलेगा, इसके एलिमेंट्स आएंगे तो भी चलेगा, और दोनों के एलिमेंट्स आएंगे तो भी चलेगा। एंड का मतलब ये कंडीशन तो फुलफिल होना कंपलसरी है। एंड का मतलब क्या होता है? कंपलसरी, मतलब ये दोनों कंडीशन में देखिए, अगर हम इसको ऐसे लिखे तो 1, 2, 4, 5 ये इसके एलिमेंट्स आ गए, और मतलब इसके भी एलिमेंट्स लिख देना है। इसमें कहाँ से शुरू होगा? 3, 6, 9, 12, 15 अप टू इन्फिनिटी। बात समझ में आ रही है? अब इसे डॉट 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 करके नहीं लिख सकते क्योंकि ये एक पैटर्न नहीं बना रहा है, पर आप समझ जाएंगे ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, अगर हम ये लिख देते हैं इज अ मल्टीपल ऑफ 3 या फिर इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है, इसको लिखते हैं इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, तो हमें ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो हमारा A यूनियन B क्या आ गया? A यूनियन B is a set of all x such that x equals to 1, 2, 4, 5 और x is a positive multiple of 3। बात समझ में आ रही है? देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि आप सेट बिल्डर फॉर्म को सिर्फ एक तरीके से लिखें ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप किसी और तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई और किसी और तरीके से भी लिख सकता है। मैंने इस तरीके से लिखना पसंद किया है, आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी कैरेक्टरिस्टिक कंडीशन आप सही लिख रहे हैं कि नहीं, उसमें सारे एलिमेंट्स कवर हो रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो चलिए, ये हो गया हमारा। अब करते हैं फोर्थ वाला। फोर्थ में है x इज अ नेचुरल नंबर एंड 1 is less than x is less than equal to 6, एंड सेकेंड है b, x इज अ नेचुरल नंबर सच दैट, एक और कंडीशन क्या फुलफिल हो रही है, एंड 6 is less than x is less than 10, ठीक है। तो चलिए, इसे हम दोनों फॉर्म में लिख कर सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। x इज अ नेचुरल नंबर
ठीक है, x इज अ नेचुरल नंबर, तो एंड 1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 6, मतलब अगर मैं a की बात करूं तो a क्या होगा हमारा इस केस में 1 नहीं होगा, क्योंकि 1 लेस देन लिखा है, 1 लेस देन इक्वल टू नहीं लिखा है, लेस देन x लिखा है, तो 1 से बाद वाला हमें लेना है 2 3 4 5 और 6 क्यों लिया, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 6 लिखा है तो हमें 6 को इंक्लूड कर लेना है, पर इधर सिर्फ लेस देन x लिखा था तो हमें इस 1 को इंक्लूड नहीं करना था, ठीक है। तो a हमारा ये आ गया। b देख लेते हैं, b होगा हमारा कहाँ से शुरू होगा, देखिए 6 लेस देन x लेस देन 10, मतलब 6 को इंक्लूड नहीं करना है, 6 और 10 के सारे एलिमेंट्स, बीच के सारे एलिमेंट्स जो नेचुरल नंबर है, तो 6 के बाद से लिखना है, तो 7 8 और 9, बात समझ में आ रही है। 10 और 6 हम नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे इक्वल वाला सिंपल नहीं है, तो ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया, तो सिंपल बात है यार, a यूनियन b क्या होगा, a यूनियन b में हमारे a के भी सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे और b के भी सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, तो 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। तो 2 3 4 5 6 हमारे a के सारे एलिमेंट्स आ गए, 7 8 और 9 हमारे b के सारे एलिमेंट्स आ गए, तो ये हो गया हमारा a यूनियन b, ठीक है। ये हो गया हमारा a यूनियन b क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आप किसी भी क्वेश्चन को किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन में स्पेसिफाई करें कि आपको a यूनियन b सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है या रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो आप उस पर्टिकुलर वे में लिखिए, अदरवाइज आपके ऊपर है, आपकी चॉइस है, आपको जिस वे में लिखना है आप उस वे में लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है a है अपना सेट जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 और b है सेट जो कि है एम्प्टी सेट, 5 रिप्रेजेंटिंग एम्प्टी सेट, ठीक है। अब हमें a यूनियन b निकालना है, तो ठीक है, a यूनियन b में क्या होगा, a के सारे एलिमेंट्स लिख देने और b के भी सारे एलिमेंट्स लिख देने। a के सारे एलिमेंट्स हैं 1 2 और 3, b के सारे एलिमेंट्स कुछ भी नहीं, एम्प्टी सेट मतलब इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो इसका कोई भी एलिमेंट इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, तो a यूनियन b हो गया हमारा 1 2 3, ठीक है। आई होप आपको यूनियन निकालना बहुत अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। तो यूनियन निकालने में हमें क्या करना है, हमें सिंपल a के सारे एलिमेंट्स भी लिख देने हैं, b के भी सारे एलिमेंट्स लिख देने, मतलब अगर जो भी आपको 2 सेट देंगे, 3 सेट देंगे, 4 सेट देंगे, जितने भी सेट है उसके सारे के सारे एलिमेंट्स उस रिजल्टेंट सेट में आना चाहिए, तो यहाँ पे आपका यूनियन पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें लेट a इज अ सेट वेयर द एलिमेंट्स आर a कॉमा b, एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं a कॉमा b, b एक सेट है जिसके एलिमेंट्स है a b और c। तो हमें सेट a दिया है, सेट b दिया है, हमें 2 क्वेश्चन पूछा है। पहला इज a इज अ सबसेट ऑफ b, क्या a b का सबसेट है, दूसरा व्हाट इज a यूनियन b, ठीक है। तो चलिए पहले इससे शुरू करते हैं। क्वेश्चन है क्या a इज अ सबसेट ऑफ b। देखिए अगर हमें पता करना है a b का सबसेट है कि नहीं, a सबसेट b की एक ही कंडीशन है, अगर इफ a इज अ सबसेट ऑफ b तो a के सारे एलिमेंट्स b में आने चाहिए, सिर्फ इतनी सी कंडीशन है। तो चेक कर लेते हैं क्या a के सारे एलिमेंट्स b का हिस्सा है, अगर है तो यस इट इज अ सबसेट, अगर नहीं है तो नो इट इज नॉट अ सबसेट। तो a के सारे एलिमेंट्स हमें चेक करने हैं, सारे के सारे एलिमेंट्स b में आए हैं या नहीं आ रहे। तो a के सारे एलिमेंट्स देखते हैं, तो है a कॉमा b, सिर्फ 2 एलिमेंट्स है इसमें, दोनों एलिमेंट्स को हमें चेक करना है क्या वो b सेट में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। b सेट में हम चेक करते हैं क्या a आ रहा है, हाँ a आ रहा है, b आ रहा है, हाँ b भी आ रहा है। तो a सेट के दोनों एलिमेंट्स, मतलब a सेट के सारे एलिमेंट, a सेट के सारे एलिमेंट b का हिस्सा है, तो यस a इज अ सबसेट ऑफ b। पहली चीज क्लियर हो गई, a हमारा b का क्या हो गया, सबसेट हो गया। सेकंड है व्हाट इज a यूनियन b, हमें पता करना है a यूनियन b क्या है। तो a यूनियन b एक सेट होगा, उस सेट में a के भी सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे और b के भी सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। चलिए लिख लेते हैं, a के सारे एलिमेंट्स लिखते हैं a कॉमा b, लिख लिया। अब b के सारे एलिमेंट्स लिख लेते हैं a कॉमा b कॉमा c। अब हम a कॉमा b लिख चुके हैं, तो 2 बार a की एलिमेंट को 2 बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है, a और b ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो सिर्फ हमें c लिखने की जरूरत है, ठीक है। तो a यूनियन b हो गया हमारा a कॉमा b कॉमा c, और यस इट इज अ a इज अ सबसेट ऑफ b। तो हमने दोनों पार्ट इसके आंसर कर लिए हैं, ठीक है। एक और चीज, हम वेन डायग्राम जब समझे थे और जब हमने यूनियन देखा था, तो हम ये भी समझ चुके थे, हमने पिछले लेक्चर्स में कवर किया है कि इफ a इज अ सबसेट ऑफ b, a इज अ सबसेट ऑफ b, इसका मतलब ये, अगर ये वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट लेते हैं, ठीक है, अगर इसको हम बोलते हैं b, तो इसके अंदर ही ये a होगा, क्योंकि a इज अ सबसेट ऑफ b को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम इसको बहुत डिटेल में
वेन डायग्राम और यूनियन वाले उसमें देख चुके हैं लेक्चर्स में। तो हम ए जो सेट होगा वो बी के अंदर होगा इन केस ऑफ सबसेट। तो डेफिनेटली अगर हमें ए यूनियन बी निकालना है तो हमें ये जो बड़ा वाला सेट है, जो सुपर सेट है, वो ही हमारा यूनियन बी होगा। तो यस, इस केस में सुपर सेट हमारा बी है, बी और ए यूनियन बी भी सेम है। ये जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आपको रिकॉल करवा रही थी। इस क्वेश्चन में इसको मतलब इस तरीके से आप लिखें, इस तरीके से आप सोचें, ज़रूरी नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए कि यार अगर A इज़ अ सबसेट ऑफ B है तो इसका मतलब A एक B का हिस्सा है और A यूनियन B है, तो A यूनियन B हमारा B के बराबर ही होगा, क्योंकि B के सारे एलिमेंट्स जो होंगे वो A के एलिमेंट्स को भी कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ A एंड B आर टू सेट्स एंड A इज अ सबसेट ऑफ B, देन व्हाट इज A यूनियन B। यार सेम चीज हमने क्वेश्चन नंबर 2 में अभी हाल ही समझी है। चलिए समझते हैं इसको। A एंड B आर टू सेट्स सच दैट A इज अ सबसेट ऑफ B। हम इसको वेन डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए ये है हमारा यूनिवर्सल सेट U। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, A इज अ सबसेट ऑफ B। A इज अ सबसेट ऑफ B, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब A B का एक हिस्सा है, B का एक टुकड़ा है, मतलब A के सारे एलिमेंट्स B का हिस्सा है। ठीक है, तो अगर मैं एक सर्कल बना रही हूँ, ये वाला सर्कल जो रिप्रेजेंट कर रहा है B, ठीक है, तो हमारा जो A है वो इसी का हिस्सा है, मतलब A के सारे एलिमेंट्स B के अंदर ही होंगे। तो इसका मतलब मैं A ऐसे बना पाऊंगी। बात समझ में आ रही है? हम इसको पहले भी समझ चुके हैं कि वेन डायग्राम में सबसेट्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका मतलब A इज अ सबसेट ऑफ B। बात समझ में आ रही है? जब एक पूरा की पूरा फिगर दूसरे फिगर के अंदर है, इसका मतलब इसके सारे एलिमेंट्स इस वाले के अंदर है। ठीक है, तो इसके सारे एलिमेंट्स ये भी इंक्लूड कर रहा है, तो इट रिप्रेजेंट्स A इज अ सबसेट ऑफ B। तो A इज अ सबसेट ऑफ B वेन डायग्राम में ऐसे रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए, अगर मैं बोलती हूँ A यूनियन B, इसमें अगर मैं फाइंड करूँ A यूनियन B क्या होगा इन वेन डायग्राम के हेल्प से, तो A यूनियन B में हमें क्या करना है? A को भी कलर कर देना है और B को भी कलर कर देना है। अगर मैं इधर देखूँ तो मैं अगर B को कलर करूँ तो A भी पूरा कवर हो ही जा रहा है। ठीक है, B को कवर कर दिया, चलो A को फिर से कवर कर दो। ठीक है, तो A यूनियन B अगर मैं कर रही हूँ तो अकॉर्डिंग टू वेन डायग्राम हमारा आंसर क्या आ रहा है? यार B ही दिख रहा है, पूरा कलर्ड हिस्सा क्या दिख रहा है? सिर्फ B ही दिख रहा है। तो A यूनियन B इस केस में क्या हो जाएगा? B के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ऐसे समझिए, अगर A B का छोटा हिस्सा है, A यूनियन B में आपको A के भी सारे एलिमेंट्स रख देने हैं और B के भी सारे एलिमेंट्स रख देने हैं। अगर आप B के सारे एलिमेंट्स रख दे रहे हैं तो उसमें ऑटोमेटिकली A के सारे एलिमेंट्स आ जा रहे हैं ना, क्योंकि A के सारे एलिमेंट्स किसका हिस्सा है? B का हिस्सा है। ठीक है, तो B हमारा सेट ये बाहर वाला सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है, A सेट हमारा अंदर वाला सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है। थ्रू वेन डायग्राम हम समझ सकते हैं, अगर मैं A यूनियन B को कलर कर रही हूँ, A यूनियन B को मैंने अगर पूरा कलर किया है, तो ओवरऑल अगर मैं कंक्लूजन निकालूं A यूनियन B का आंसर क्या होगा, तो वो किसके बराबर आ रहा है? सेट B के बराबर आ रहा है। तो हम यहाँ कंक्लूड कर सकते हैं ये चीज़ कि अगर A इज अ सबसेट ऑफ B है, ठीक है, तो ये जो सुपर सेट होता है, ये जो बड़ा वाला सेट है जिसका हिस्सा है A, ये जो सुपर सेट है, ये सुपर सेट ही किसके बराबर होगा? A यूनियन B के बराबर होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अगर मैं ऐसे ही पूछती कि A इंटरसेक्शन B क्या होता, ठीक है, अगर मैं, ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, पर मैं अगर पूछती कि A इंटरसेक्शन B क्या होगा, तो सिंपल है। देखिए, ये यूनिवर्सल सेट मान लीजिए, अगेन इसको B मान लीजिए और इसके अंदर इस वाले सर्कल को A समझ लीजिए। अब हमें पता करना है A इंटरसेक्शन B, मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो A में भी आ रहे हैं और B में भी आ रहे हैं। देखिए, ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है A इज अ सबसेट ऑफ B, क्योंकि A पूरा की पूरा B वाले सर्कल के अंदर आ रहा है। ठीक है, अब हमें रिप्रेजेंट करना है A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B को रिप्रेजेंट करना है, तो A इंटरसेक्शन B में क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे? इसमें वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो A में भी आए और B में भी आए। तो A में भी और B में भी तो सिर्फ ये वाला पार्ट कलर होगा, क्योंकि यही ऐसा हिस्सा है जो B का भी हिस्सा है और A का भी हिस्सा है। ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? A इंटरसेक्शन B इस केस में रिप्रेजेंट कर रहा है A को। बात समझ में आ रही है? तो अगर A इज अ सबसेट ऑफ B है, तो A यूनियन B होगा B और A इंटरसेक्शन B होगा A।
बात समझ में आ रही है? तो इस क्वेश्चन में इंटरसेक्शन वाला क्वेश्चन नहीं पूछा था, बस जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने समझाया है, आपको और क्लैरिटी हो कि आप कैसे समझेंगे किसी भी सेट को। अगर आपको इन जनरल फॉर्म में दिया है कोई एक कंडीशन के साथ और आपको पता करना है तो आप वेन डायग्राम के थ्रू समझ लीजिएगा, ठीक है। तो ए यूनियन बी इस केस में हमसे पूछा था, तो वो किसके बराबर होगा? हमारे सेट बी के बराबर होगा। तो चलिए क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें 4 सेट दिए हैं, ए बी सी और डी। उनके अंदर एलिमेंट्स हैं, ए के अंदर है 1 2 3 4, बी में है 3 4 5 6, 5 6 7 8 और डी में है 7 8 9 10। हमें कुछ फाइंड करना है, कुछ यूनियन सेट्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले वाले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला है ए यूनियन बी। देखिए किसी भी चीज़, किसी भी 2 सेट्स का 3 सेट्स का हमें यूनियन बोले, मतलब हमें सारे सेट्स, जितने भी सेट्स इधर लिखे हैं उनके सारे एलिमेंट्स उस सेट में रख देने हैं, ठीक है। तो ए यूनियन बी में ए के सारे एलिमेंट्स भी लिख देने हैं और बी के सारे एलिमेंट्स भी लिख देने हैं, ठीक है। तो ए के सारे एलिमेंट्स लिख देते हैं 1 2 3 4, ठीक है। अब ए यूनियन बी है तो ए के सारे एलिमेंट्स लिख दिया, बी के भी सारे एलिमेंट्स लिख देते हैं 3 4 5 6। पर हमें ये बात ध्यान रखनी है कि हमें कोई भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करना है, ठीक है। तो देख लेते हैं, 3 लिखा हुआ है ऑलरेडी, लिखने की जरूरत नहीं है। 4 भी लिखा हुआ है, लिखने की जरूरत नहीं है। 5 लिख लेते हैं और 6 लिख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा ए यूनियन बी, ठीक है। नेक्स्ट ए यूनियन सी। तो ए यूनियन सी में ए के सारे एलिमेंट्स लिख लेंगे और सेट सी के सारे एलिमेंट्स लिख लेंगे। तो सेट ए के सारे एलिमेंट्स 1 2 3 4, ठीक है। अब सी पे आते हैं, सी के भी सारे एलिमेंट्स लिख लेते हैं 5 6 7 8। अगेन हम चेक कर लेंगे क्या कोई एलिमेंट्स हम डबल बार रिपीट ना कर रहे हो। तो ठीक है, 5 6 7 8 कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है बी यूनियन सी। तो बी ये है, सी ये है, हमें बी के भी सारे एलिमेंट्स लिख देने हैं और सी के भी सारे एलिमेंट्स लिख देने हैं। तो बी में आएगा 3 4 5 और 6, ठीक है। अब सी पे आते हैं। तो सी में है 5 6 7 8। अगेन हमें चेक करना है कि कोई भी एलिमेंट को हम डबल बार रिपीट ना कर रहे हैं। तो 5 और 6 तो ऑलरेडी एक एक बार आ चुका है, ठीक है। तो अब हमें सिर्फ 7 और 8 लिख देना है। तो ये भी हमारा बी यूनियन सी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है बी यूनियन डी। तो बी ये है और डी ये है, ठीक है। तो बी यूनियन डी में हम बी के सारे एलिमेंट्स लिख लेते हैं पहले 3 4 5 6। अब डी पे आते हैं तो डी के सारे एलिमेंट्स लिख लेते हैं। अगेन चेक करेंगे कोई भी एलिमेंट को हम रिपीट ना कर रहे हो। तो 7 नहीं है, 8 9 और 10 कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, तो हमने सारे एलिमेंट्स लिख लिए, ठीक है। नेक्स्ट है ए यूनियन बी यूनियन सी। देखिए ए यूनियन बी यूनियन सी है, तो आप या तो ये कर सकते हैं कि आप तीनों को फिर से देख लें और तीनों के एलिमेंट्स कॉमन लिख लें, या फिर आप ये कर सकते हो, या तो आप ए यूनियन बी इसमें से देख लें, ये ए यूनियन बी है, इसका यूनियन कर दो डायरेक्टली सी के साथ, इन 2 सेट का यूनियन कर दो। या फिर बी यूनियन सी आपको पता है ये रहा, इसका और ए का यूनियन कर दो, इन दोनों का यूनियन कर दो। या फिर कुछ भी कर सकते हो, ए यूनियन सी है, ए यूनियन सी का, इसका और बी का, इनका यूनियन कर दो। सबका आंसर सेम ही आने वाला है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, हम तीनों को इंडिविजुअली देख लेते हैं। हम ए बी और सी को यहीं से तीनों का साथ में यूनियन समझते हैं, ठीक है। तो ए यूनियन बी यूनियन सी में ए के भी सारे एलिमेंट्स आएंगे, बी के भी सारे एलिमेंट्स आएंगे और सी के भी सारे एलिमेंट्स आएंगे। तो आप, मैंने जैसे बताया, आप ए यूनियन बी डायरेक्टली यहाँ से लेके इसका यूनियन सी के साथ कर सकते हो, इसका यूनियन इसके साथ कर सकते हो, इसका यूनियन इसके साथ कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। पर हम ऐसे कर लेते हैं जिसमें हम सबको इंडिविजुअली देख रहे हैं। तो मैंने 1 2 3 4 ए के सारे एलिमेंट्स लिख लिए। अब यू बी के भी सारे एलिमेंट्स लिख लेते हैं। तो 3 4 5 6, 3 4 ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो 5 और 6 ए के सारे एलिमेंट्स आ गए, बी के सारे एलिमेंट्स आ गए। अब सी के भी सारे एलिमेंट्स लिख लेते हैं। सी ये रहा, सी के भी एलिमेंट्स लिख लेते हैं। 5 और 6 ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो सिर्फ हमें 7 और 8 लिखना है। तो ये हो गया हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी। सिमिलरली ए यूनियन बी यूनियन डी, इसको आप ए यूनियन बी का, इसका और इसका, इन 2 सेट का यूनियन करके भी डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो। हम वैसे ही निकालेंगे जैसे हम निकाल रहे हैं, किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। तो हम ए का पहले सारे एलिमेंट्स लिख लेते हैं 1 2 3 4। अब बी के सारे एलिमेंट्स लिख लेते हैं। 3 4 ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो सिर्फ 5 और 6। अब इसमें ए और बी के सारे एलिमेंट्स आ चुके हैं, डी के भी एलिमेंट्स डाल लेते हैं। कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, तो पूरा 7 8 9 और 10 क्लियर है। नेक्स्ट है बी यूनियन सी यूनियन डी, ठीक है। तो बी यूनियन सी में बी के सारे एलिमेंट्स डाल लो 3 4 5 6। बी आ गया, सी के सारे डाल लो। 5 और 6 ऑलरेडी लिखा है, तो सिर्फ 7 और 8। बी हो गया, सी हो गया। अब डी के भी सारे एलिमेंट्स लिख लो। 7 और 8 ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो सिर्फ 9 और 10,
ठीक है। तो हमने यहाँ पे सारे जो भी मतलब चाहे 2 सेट दिए हो, 3 सेट दिए हो, 4 दिए हो, 5 दिए हो, कितने भी सेट्स दिए हो, आप उनका यूनियन निकाल सकते हैं। आप डायरेक्टली सारे सेट्स को देख सकते हैं और उन सेट के सारे एलिमेंट्स को हमें उस रिजल्टेंट यूनियन वाले सेट में रख देना है। बस हमें एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि हम किसी भी एलिमेंट को डबल ट्रिपल बार नहीं लिखें, हर एलिमेंट को आप एक ही बार लिखेंगे सेट में, ठीक है। और आप कोई भी ऑर्डर चेंज कर सकते हैं एलिमेंट्स का, मैटर नहीं कर रहा है। आप पहले 3 लिखे बाद में 4 लिखे, पहले 4 लिखे बाद में 3 लिखे, मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सारे पार्ट्स कवर कर लिए क्वेश्चन नंबर 4 के। तो अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें निकालना है इंटरसेक्शन इन सारे पेयर्स के लिए। तो हमारे पास 5 पार्ट्स हैं। पहले करते हैं फर्स्ट वाले से। फर्स्ट में हमें दिया है एक सेट x जिसका एलिमेंट्स है 1, 3, 5 और सेट y है जिसका एलिमेंट्स है 1, 2 और 3। इंटरसेक्शन निकालना है। तो देखिए इंटरसेक्शन में हमें क्या करना है, हमें ये देखना है अगर 2 सेट दिए हैं तो इन दोनों का इंटरसेक्शन वो होगा, वो एलिमेंट्स जो इसमें भी आ रहे हैं और इसमें भी आ रहे हैं, मतलब जो कॉमन एलिमेंट्स है दोनों में, वो हमारा रिजल्टेंट सेट हो जाएगा, ठीक है। तो x इंटरसेक्शन y एक सेट होगा जिसमें वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो सेट x और सेट y दोनों में कॉमन हो, दोनों में आ रहे हो, ठीक है, जो इसमें भी आए और इसमें भी आए। तो चलिए चेक करते हैं, पहले 1 से शुरू करते हैं। 1 इधर है, हाँ दोनों जगह है, तो पहला एलिमेंट हो गया हमारा 1। सेकेंड 3 इधर है, हाँ इधर भी है, तो 1 भी हो गया, 3 भी हो गया। नेक्स्ट 5 इधर है, नहीं है। 5 हमारा ऐसा एलिमेंट है जो सिर्फ इस सेट में आ रहा है, इस सेट में नहीं आ रहा है, तो 5 हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। 1 हम लिख चुके हैं, 2 इधर आ रहा है, नहीं आ रहा है, 3 इधर आ रहा है, हाँ आ रहा है, हम लिख चुके हैं। तो ये दो सेट x और सेट y में सिर्फ 2 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि है 1 और 3 जो दोनों में कॉमन है। तो हमारा x इंटरसेक्शन y जो सेट होगा उसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स होंगे 1, 3, ठीक है। सेकंड पे आते हैं। पहला है सेट a जिसके एलिमेंट्स है a, e, i, o, u। सेट b है जिसके एलिमेंट्स है a, b, c, ठीक है। अब हमें इसका निकालना है इंटरसेक्शन। तो हमें पता है यार a इंटरसेक्शन b में वो एलिमेंट्स आएंगे जो दोनों में कॉमन हो। तो चलिए कॉमन एलिमेंट्स ढूंढ लेते हैं। ए दोनों में आ रहा है, हाँ आ रहा है, ए लिख लेते हैं। ई दोनों में आ रहा है, नहीं ई इसमें है पर इसमें नहीं है, तो ई हम नहीं लिख सकते। आई इसमें है, इसमें नहीं है, नहीं लिख सकते। ओ इसमें है, इसमें नहीं है, वो भी नहीं लिख सकते। यू इसमें है पर इसमें नहीं है, तो यू भी नहीं लिख सकते, ठीक है। ए हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, बी दोनों में नहीं है, सी भी दोनों में नहीं है, तो सिर्फ एक एलिमेंट क्या हो गया हमारा ए एक ऐसा एलिमेंट है जो इन दोनों में कॉमन है, सिर्फ ए ही ऐसा एलिमेंट है, तो हमारा ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ एलिमेंट ए आएगा, ठीक है। थर्ड सेट पहला है ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। दूसरा है एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड लेस देन 6। तो पहले हम इसे रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि हम एलिमेंट्स को अच्छे से देख पाए। नेचुरल नंबर भी होना चाहिए और मल्टीपल ऑफ 3 भी होना चाहिए। तो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। सेट बी क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर होना चाहिए पर लेस देन 6 होना चाहिए। नेचुरल नंबर शुरू होगा 1 से, लेस देन 6 बोले तो हमें 5 तक जाना है, 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। तो हमारा सेट ए हमें दिख गया, हमें सेट बी दिख गया है। अब हमें देखना है ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। ए इंटरसेक्शन बी के लिए सेम चीज, दोनों में जो कॉमन है वो देख लेना है, ठीक है। तो चलिए हम पहले छोटे वाले सेट से देखते हैं। क्या 1 है, इसमें है 1 नहीं है, तो 1 नहीं आएगा। 2 इसमें है नहीं है। 3 हाँ 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, तो हमारा ए इंटरसेक्शन बी जो सेट होगा उसमें एक तो एलिमेंट होगा 3, ठीक है। और 4 इसमें है नहीं है। 5 इसमें नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ एक ऐसा एलिमेंट सिर्फ 3 ही है जो इस सेट में भी आ रहा है और इस सेट में भी आ रहा है। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या हो जाएगा हमारा, सिर्फ एक एलिमेंट जो कि है 3। नेक्स्ट है एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड 1 इज लेस देन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 6। तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। नेचुरल नंबर होना चाहिए जो 1 और 6 के जो 1 से बड़ा होना चाहिए और 6 से लेस देन इक्वल टू होना चाहिए। तो शुरू होगा 2 से, 3 से, 4, 5 और 6 आएगा। 1 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे लेस देन लिखा है, लेस देन इक्वल टू नहीं लिखा है। सिंस यहाँ पे इक्वल भी लिखा है तो 6 आएगा, ठीक है। हमारा सेट बी हो जाएगा जो 6 और 10 के सारे एलिमेंट्स के बीच में आएगा, तो 7, 8 और 9, ठीक है। अब हमें निकालना है इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा
A इंटरसेक्शन B, जिसमें वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो इसमें भी हो और इसमें भी हो। तो चलिए चेक करते हैं। 2 इसमें है नहीं है, 3 है इसमें नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, इसके कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं आ रहे हैं, इसके भी कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं आ रहे हैं। तो A इंटरसेक्शन B एक हो जाएगा नल सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएंगे। नल सेट को हम फाई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा हमारा, इसमें एम्प्टी सेट हो जाएगा। नेक्स्ट है ए का एलिमेंट्स है 1, 2, 3। B एक सेट है जिसके अंदर है एम्प्टी सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। अब देखिए A का इंटरसेक्शन एक कोई भी एम्प्टी सेट के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो ऑब्वियसली फाई ही आएगा, एक नल सेट ही आएगा। ऐसे भी देख लेते हैं, इसके सारे एलिमेंट्स और इसके सारे एलिमेंट्स देखो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस सेट और इस सेट में कितने एलिमेंट्स कॉमन है, कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है यार, इसमें कुछ है ही नहीं और इसमें 1, 2, 3 है, तो इन दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता, कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा फाई, जिसको हम एम्प्टी सेट बोल सकते हैं। तो हम इसको इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसको फाई वाले सिंबल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इधर हमारे क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। इसमें हमने 5 पार्ट्स देखे हैं, पांचों के हमने इंटरसेक्शन निकाले हैं। तो इंटरसेक्शन में सिर्फ हमें ये देखना है कि कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो दोनों में कॉमन है। अगर आपको सिर्फ 2 सेट्स दिए हैं तो 2, 4 सेट्स दिए, 6 सेट्स दिए, 5 दिए, 2 दिए, 3 दिए, जितने भी सेट्स दिए सारे एलिमेंट्स में अपन को कॉमन एलिमेंट्स ही देखने हैं, ठीक है। तो इसमें हमें सिर्फ 2 सेट्स दिए थे, ठीक है। तो हर पार्ट में सिर्फ 2 ही सेट्स थे, तो उन दोनों में हमें कॉमन एलिमेंट्स देखने थे। जो भी कॉमन एलिमेंट्स होंगे वही हमारा रिजल्टेंट A इंटरसेक्शन B या X इंटरसेक्शन Y वाले सेट में रह जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 से हमारा हमें 4 सेट दिए हैं A, B, C और D, और हमें कुछ कंडीशंस दिए हैं यूनियन और इंटरसेक्शन की। अब हमें जैसे A यूनियन B है, B यूनियन C है, A इंटरसेक्शन B है, B इंटरसेक्शन C, ये सब चीज़ें हमें निकालनी है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इंटरसेक्शन और यूनियन के हैं, कॉम्बिनेशन के भी हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है A इंटरसेक्शन B। ध्यान से समझिए, A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B का मतलब A के और B के सारे एलिमेंट्स जो कॉमन है, ठीक है। तो A और B में जो भी एलिमेंट्स कॉमन है, A इंटरसेक्शन B में सिर्फ वो एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। तो हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है कि कौन कौन से एलिमेंट्स A में भी हैं और B में भी है, कौन कौन से कॉमन एलिमेंट्स है A और B में, ठीक है। तो चलिए A और B को समझते हैं। तो A सेट ये रहा, B सेट ये रहा। A के एलिमेंट्स है 3, 5, 7, 9, 11 और B के एलिमेंट्स है 7, 9, 11 और 13। अब इनमें से कॉमन क्या क्या है समझ लेते हैं। शुरू करते हैं यहाँ से। 3 A में आ रहा है क्या, B में आ रहा है, नहीं आ रहा है। 5 नहीं आ रहा है, 7 हाँ, 7 इसमें भी है और इसमें भी है। तो सबसे पहला एलिमेंट हो गया हमारा 7, ठीक है। तो 7 एक ऐसा एलिमेंट है जो इंटरसेक्शन B में आएगा क्योंकि वो दोनों में आ रहा है। 9 हाँ, 9 इसमें भी है और इसमें भी है, तो यस 9 भी आएगा। नेक्स्ट 11 हाँ, 11 इसमें भी है और इसमें भी है, तो दोनों में आएगा। 13 सिर्फ इसमें है तो नहीं आएगा। तो ये हो गया हमारा A इंटरसेक्शन B जिसमें एलिमेंट्स आएंगे 7, 9 और 11, ठीक है। सेकंड है B इंटरसेक्शन C। B इंटरसेक्शन C में हम ऐसे एलिमेंट्स देखेंगे जो B में भी है और C में भी है, जो कॉमन है B और C में। B ये रहा, C ये रहा। देख लेते हैं, 7 इसमें है, नहीं है। 9 इसमें नहीं है। 11 हाँ, 11 है जो दोनों में आ रहा है, तो हम लिख लेते हैं 11। फिर 13 है जो दोनों में आ रहा है, ठीक है, तो 13। फिर 15 है जो दोनों में नहीं आ रहा है, तो सिर्फ 11 और 13 है जो दोनों में आ रहे हैं, तो हमारा B इंटरसेक्शन C हो जाएगा 11, 13। थर्ड है हमारा A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D। ध्यान से समझिए, हमें तीन चीजें बोलिए। A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D, मतलब तीनों सेट्स का क्या करना है, हमें इंटरसेक्शन निकालना है। तो पहली चीज तो आप ये कर सकते हैं, या तो आप A इंटरसेक्शन C का आंसर निकाल ले और उसका इंटरसेक्शन कर ले D के साथ, या फिर आप डायरेक्टली देख ले कि यार ऐसे कौन से एलिमेंट्स है जो तीनों में कॉमन है। जो तीनों में कॉमन होगा वो होगा A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D के एलिमेंट्स। तो पहले समझते हैं, A ये रहा, C ये रहा और D ये रहा। तो ऐसे एलिमेंट्स हमें ढूंढने हैं जो A में भी है, C में भी है और D में भी है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम 3 से शुरू करते हैं। 3 क्या 3 तीनों में है, ये चेक करना है, ठीक है। तो A, हम सबसे पहले A को देखेंगे, क्या वो सारे एलिमेंट C और D में आ रहे हैं कि नहीं। 3 B में नहीं आ रहा, सॉरी C में नहीं आ रहा, तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं। 3 एक ऐसा एलिमेंट है जो नहीं होगा। 5 भी नहीं आ रहा है दोनों में। 7 भी C और D में नहीं आ रहा है। 9 भी C और D में नहीं आ रहा है। 11 C में आ रहा है पर D में नहीं आ रहा है। पर हमें ऐसे एलिमेंट चाहिए जो तीनों में आए। तो ऐसे कोई भी एलिमेंट्स नहीं हो रहे हैं जो तीनों में कॉमन हो। तो इसमें
हमारा नल सेट बनेगा, या फिर हम इसको फाई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा एम्प्टी सेट हो गया। इसमें ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी में हमें ऐसे एलिमेंट्स देखने हैं जो ए और सी में दोनों में कॉमन हो। तो शुरू करते 3 से। 3 इसमें है, नहीं है। 5 नहीं है, 7 नहीं है, 9 नहीं है, पर 11 है। 11 ए में भी है और सी में भी है, तो इसमें सिर्फ एक एलिमेंट आएगा जो है 11, ठीक है। नेक्स्ट है बी इंटरसेक्शन डी। तो बी सेट ये रहा, डी सेट ये रहा। इन दोनों में क्या क्या कॉमन है फटाफट चेक कर लेते हैं। 7 नहीं है, 9 भी नहीं है, 11 भी नहीं है, 13 भी नहीं है, 15 और 17 भी नहीं है। कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो बी में भी आ रहा है और डी में भी आ रहा है, तो कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो ये अगेन हमारा एम्प्टी सेट हो गया, जिसको हम 5 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। पहले समझो, पहले हम एक काम करते हैं, ए का इंटरसेक्शन किससे करना है, बी यूनियन सी से। तो हम एक काम करते हैं, पहले बी यूनियन सी निकाल लेते हैं, ठीक है। बी यूनियन सी क्या आएगा, देखिए बी यूनियन सी, इन दोनों का यूनियन करना है। इन दोनों का यूनियन करना है तो हमें इसके भी सारे एलिमेंट्स लिख देने हैं और इसके भी सारे एलिमेंट्स लिख देने हैं। तो मैंने पहले बी के सारे एलिमेंट्स लिख दिए, 7, 9, 11 और 13। अब इसके भी सारे एलिमेंट्स लिख देने हैं। तो 11 और 13 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, रिपीट करने की जरूरत नहीं है। 15, तो ये हो गया हमारा बी यूनियन सी। अब हमें इस वाले सेट का इंटरसेक्शन किसके साथ करना है, इसका इंटरसेक्शन करना है ए के साथ। ए का इंटरसेक्शन किसके साथ हो रहा है, बी यूनियन सी के साथ, और बी यूनियन सी हमारा आ गया है। तो हमें ए का इंटरसेक्शन इसके साथ करना है। ए ये रहा और ये रहा, तो हमें क्या करना है, हमारा जो आंसर होगा, आंसर सेट जो है हमारा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, वो होगा इसका और इसका इंटरसेक्शन। तो इसमें और इसमें जो कॉमन होंगे वो हमारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, चेक करते हैं इसमें और इस सेट में क्या क्या चीज़ें कॉमन है। 3 है, नहीं है। 5 नहीं है। 7 यस, 7 दोनों सेट में आ रहा है। 9 हाँ, 9 भी दोनों सेट में आ रहा है। 11 यस, 11 भी दोनों सेट में आ रहा है। 13 और 15 उस सेट में नहीं आ रहे हैं। तो सिर्फ तीन ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमारे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का पार्ट होगा, जो कि है 7, 9 और 11, ठीक है। चलिए अब करते हैं ए इंटरसेक्शन डी। ए सेट ये रहा, डी सेट ये रहा, इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है। चेक करते हैं इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है। 3 नहीं है, 5 नहीं, 7 नहीं, 9 नहीं, 11 नहीं। कोई भी ऐसे एलिमेंट्स नहीं है जो इस सेट में भी है और इस सेट में भी है। तो ये हमारा फिर से हो गया हमारा एम्प्टी सेट, ठीक है। नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। ए इंटरसेक्शन किसके साथ करना है, बी यूनियन डी। अच्छा देखिए, ये वाले क्वेश्चन को हमने इस तरीके से सॉल्व किया, जब हमने इसको सॉल्व कर लिया फिर उसका इसके साथ इंटरसेक्शन करा। अब अगर मैं ऐसे बोलूँ, हमने इसकी प्रॉपर्टीज देखी है, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, यूनियन ए इंटरसेक्शन डी। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम ये प्रॉपर्टीज देख चुके हैं, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन डी, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं या इस प्रॉपर्टी से भी सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी का बेनिफिट क्या है, बेनिफिट ये है, देखिए हमने ए इंटरसेक्शन बी ऑलरेडी निकाल के रखा है और हमने ए इंटरसेक्शन डी भी ऑलरेडी निकाल के रखा है। तो हमारे पास ये वाला सेट भी रेडी है और ये वाला सेट भी रेडी है। तो हमें सिर्फ इन दोनों सेट का यूनियन निकालना है। कौन से सेट का, ए इंटरसेक्शन बी ये वाले सेट का, और ए इंटरसेक्शन डी ये वाले सेट का। ये दो सेट का हमें क्या करना है, यूनियन निकालना है। तो चलिए इन दोनों का यूनियन निकालना है, तो दोनों के सारे एलिमेंट्स हमें लिख देना है इसमें। तो इसमें आ जाएगा 7, 9 और 11। इसमें 5 है, कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इसका यूनियन हो गया 5, 7, 11, सॉरी 7, 9, 11, ठीक है। तो ये एक तरीका है। आप देखिए, आप प्रॉपर्टी यूज करके भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आप बिना प्रॉपर्टी यूज करे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके ऊपर है, आपको जिस तरीके से सॉल्व करना है। अगर आपको इंडिविजुअली ये चीजें निकालनी है तो आप निकाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको भी ऐसे लिख सकते थे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो आपके पास ए इंटरसेक्शन बी भी था और ए इंटरसेक्शन सी भी था, तो आप डायरेक्टली इन दोनों का यूनियन करते तो भी आपका वही आंसर आता। तो आप प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। प्रॉपर्टी यूज करना थोड़ा ईजी हो जाएगा, थोड़ा और सिंप्लीफाइड रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ए इंटरसेक्शन बी, इसका इंटरसेक्शन विथ बी यूनियन सी, ठीक है। अच्छा देखिए, बी यूनियन सी तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये रहा। तो हम बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन किसके साथ करना है, ए इंटरसेक्शन बी। चलिए मैं स्टार मार्क करती हूँ, ए इंटरसेक्शन बी।
स्टार मार्क पहले करना था, अब मैं हैशटैग बना देती हूँ जस्ट रिप्रेजेंट करने के लिए। हमें कौन से 2 सेट लेने हैं? देखिए पहला सेट तो ये रहा ए इंटरसेक्शन बी, तो ये वाला सेट हो गया। दूसरा बी यूनियन सी। ये 2 सेट जो है इनका हमें क्या करना है? इंटरसेक्शन। क्या करना है? इंटरसेक्शन। तो चलिए ये वाले सेट में और ये वाले सेट में चेक कर लेते हैं क्या चीज़ें कॉमन है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। 7 हाँ है, 9 हाँ दोनों में है, 11 हाँ दोनों में है। चलिए 13 15 इसमें नहीं है, इसमें है तो हम वो नहीं इंक्लूड करेंगे। तो ये सेट में हमारे एलिमेंट्स आ गए 7 9 और 11। ठीक है, नेक्स्ट है ए यूनियन डी इंटरसेक्शन विद बी यूनियन सी। अब ढूंढते हैं हमने क्या ए यूनियन डी कहीं निकाल के रखा है? नहीं निकाल के रखा है, तो चलिए हम निकाल लेते हैं। ए यूनियन डी निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं ए यूनियन डी, मतलब ए के सारे एलिमेंट्स लिख देने हैं और डी के भी सारे एलिमेंट्स लिख देने हैं। तो ए के एलिमेंट्स 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 और 11। चलिए डी पे आते हैं। डी में आएगा 15 और 17, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो हमें सारे एलिमेंट्स लिख देने हैं। ए यूनियन डी निकाल लिया, अब हमें निकालना है बी यूनियन सी। बी यूनियन सी तो हमारा ये रहा। तो ये वाला सेट और ये वाले सेट का हमें क्या करना है? इंटरसेक्शन। चलिए इन दोनों का इंटरसेक्शन करते हैं। दोनों में क्या चीज़ें कॉमन है चेक कर लेते हैं। 3 है, नहीं है, इसमें तो नहीं है। 5 इसमें है पर इसमें नहीं है। 7 है, हाँ है, 7 लिख लेते हैं। 9 है, हाँ 9 भी दोनों में है। 11 यस 11 भी दोनों में है। 15 हाँ 15 भी दोनों में है। 17 नहीं 17 नहीं है। 15 यस 15 दोनों में आ रहा है, तो यहाँ पे 15 सॉरी 13 नहीं आएगा, क्या आएगा? 15 आएगा। ठीक है, तो 15 दोनों में आ रहा है, 13 इसमें आ रहा है पर इसमें नहीं आ रहा है, तो हमारा आंसर हो गया 7 9 11 और 15। तो इस टाइप से आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपको इतना समझ में आ रहा होगा यूनियन में हमें क्या करना है। यूनियन में हमें सारे सेट्स जिनका भी हमें यूनियन निकालना है उसके सारे के सारे एलिमेंट्स रिजल्टेंट सेट में डाल देना है, और इंटरसेक्शन में हमें सिर्फ वो कॉमन एलिमेंट्स ही देखने हैं जो सारे सेट्स में कॉमन है। ठीक है, तो यूनियन और इंटरसेक्शन के आपको कितने भी कॉम्बिनेशन दे, हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस इसमें इस टाइप के बन सकते हैं। तो आपको या तो आप डायरेक्टली ऐसे सॉल्व कर लीजिए सारे सेट्स निकाल के, या फिर आप प्रॉपर्टीज यूज करके उसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और उसको सिंप्लीफाई करने के बाद उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके ऊपर है आपको किस टाइप से सॉल्व करना है। दोनों ही केस में आपका आंसर सेम ही आने वाला है। आपको बस मेक श्योर करना है आप सारे सेट्स को प्रॉपरली देख पा रहे हैं, यूनियन और इंटरसेक्शन आप सही तरीके से निकाल पा रहे हैं। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन नंबर 6 आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें 4 सेट दिए हैं। ए सेट है जिसमें सारे नेचुरल नंबर है, बी सेट है जिसमें सारे इवन नेचुरल नंबर है, सी सेट में सारे ऑड नेचुरल नंबर है, और डी सेट में सारे प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, तो अब हमें कुछ ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन डी एंड ऑल दोस थिंग्स हमें पता करनी है। ठीक है, तो एक तरीका है कि आप डायरेक्टली क्वेश्चन को देखकर समझ लें और डायरेक्टली इसके आंसर्स निकाल लें समझ के, या फिर आप विजुअलाइजेशन के लिए वेन डायग्राम से भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये मेरा यूनिवर्सल सेट है, इसमें मैंने मेरा एक सेट बनाया है जिसका नाम है ए वाला सेट क्या है? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। तो ये हमारे सारे नेचुरल नंबर का सेट बन गया है। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, हमें पता है कि नेचुरल नंबर का ही हिस्सा होता है ऑड, इवन और प्राइम, राइट? अच्छा, अगर मैं बोलूं ये ऑड है, ये इवन है, मतलब ये बी है, ये सी है, सॉरी ये सी है और ये बी है। ठीक है, ये ए नेचुरल नंबर है, इसी का हिस्सा ऑड नंबर, ऑड नेचुरल नंबर्स भी होगा, और इसी का हिस्सा इवन नेचुरल नंबर्स भी होगा, और इसी सेट का हिस्सा प्राइम नंबर्स भी होगा, राइट? अच्छा, अब प्राइम नंबर्स क्या ऑड हो सकते हैं? देखिए ऑड और इवन तो आपस में डिसजॉइंट होंगे, जो ऑड नंबर है वो इवन नहीं हो सकता, जो इवन है वो ऑड नहीं हो सकता। तो इन दोनों को मैंने बिल्कुल भी जॉइंट नहीं रखा है, इन दोनों को मैंने डिसजॉइंट रखा है। आपको पता है जॉइंट और डिसजॉइंट क्या होता है, हमने पिछले लेक्चर्स में समझा है। ठीक है, तो इन दोनों को मैंने डिसजॉइंट बनाया है, पर इन दोनों को मैंने ए के अंदर बनाया है क्योंकि ये ए के सबसेट्स है, ये पूरे के पूरे ए का हिस्सा है। तो इन दोनों को मैंने ए के अंदर बनाया है, और एक प्राइम नंबर का जो सेट है डी, वो भी इस सर्कल के अंदर ही बनेगा। ठीक है, क्या प्राइम नंबर इवन हो सकता है? हाँ। क्या प्राइम नंबर ऑड हो सकता है? हाँ। ठीक है, तो मैं एक ऐसा बना लेती हूँ, ये है मेरा डी। बात समझ में आ रही है?
अब हमें क्या समझना है, अब हमें समझना है यार, ये जस्ट विजुअलाइजेशन के लिए, सिर्फ समझने के लिए। पहला क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए का बी के साथ इंटरसेक्शन करना है, वेयर ए क्या है, नेचुरल नंबर और बी है इवन नेचुरल नंबर। मतलब देखिए, अगर मैं ऐसे लिखूँ, ओके, ए में क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे, 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी। बी में क्या क्या आएंगे, इज इवन नेचुरल नंबर तो 2 4 6 8 10 अप टू इन्फिनिटी। सी में क्या आएंगे, 1 3 5 7 9 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। डी में क्या आएंगे, सारे प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 8 9 नहीं आएगा, 10 11 13 एंड सो ऑन। ठीक है, पर मैं इसको डॉट 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 करके नहीं लिख सकती हूँ, क्यों, क्योंकि एक पर्टिकुलर पैटर्न नहीं बना रहा, पर सिर्फ एक तरीका है। मान लीजिए मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना नहीं चाह रही हूँ, पर मैं अभी के लिए लिख रही हूँ, तो मैं ऐसे डॉट 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 नहीं बना सकती हूँ क्योंकि पैटर्न नहीं बना रहा है। पर आप समझ चुके हैं कि कुछ ना कुछ ऐसे एलिमेंट्स इन्फिनिट तक चलते जाएंगे, इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये करेक्ट वे नहीं है प्राइम नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का, क्योंकि पैटर्न नहीं बना रहा है, पर मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ। ठीक है, तो बाकी ये 3 तो सही है, ए इंटरसेक्शन बी है, मतलब इन दोनों का हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन। ये है नेचुरल नंबर, ये है ऑड इवन नेचुरल नंबर। यार सोचिए, इवन नेचुरल नंबर का और ए और बी का अगर मैं इंटरसेक्शन करूँ तो यार ऑब्वियसली सिर्फ बी सेट ही आएगा। ठीक है, क्योंकि बी सेट के सारे एलिमेंट्स ए में हैं। ठीक है, मतलब इवन नेचुरल नंबर, सारे के सारे इवन नेचुरल नंबर किसका हिस्सा है, नेचुरल नंबर का हिस्सा है। तो अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन करूँ तो मुझे वो सारे एलिमेंट्स मिलेंगे जो इसमें भी हैं और इसमें भी हैं, जो दोनों में कॉमन है। इन दोनों में कॉमन क्या है, इसमें सारे नेचुरल नंबर है, इसमें इवन नेचुरल नंबर है, तो इन दोनों में कॉमन क्या होंगे, सारे के सारे इवन नेचुरल नंबर। सारे इवन नेचुरल नंबर इसका भी हिस्सा है और सारे इवन नेचुरल नंबर इसका भी हिस्सा है, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। ये सेट क्या हो जाएगा, ये सेट हमारा बी सेट के बराबर हो जाएगा, जो कि सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन सी, मतलब हमें नेचुरल नंबर के सेट का और ऑड नेचुरल नंबर के सेट का इंटरसेक्शन करना है। मतलब ऐसे सारे एलिमेंट्स निकालने हैं जो नेचुरल नंबर वाले सेट में भी आते हैं और ऑड नेचुरल नंबर वाले सेट में भी आते हैं। तो सेम ऐसे ही केस हो जाएगा, सेम टू सेम, मतलब कॉमन एलिमेंट्स जो नेचुरल नंबर भी हो और ऑड नेचुरल नंबर भी हो, तो वो सारे के सारे ऑड नेचुरल नंबर ही होंगे। सारे के सारे ऑड नेचुरल नंबर सी सेट का भी हिस्सा होंगे और ए सेट का भी हिस्सा होंगे, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेट सी। बात समझ में आ रही है। सेम ए इंटरसेक्शन डी, मतलब सारे ऐसे नेचुरल नंबर और प्राइम नंबर, इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है। प्राइम नंबर तो सारे के सारे नेचुरल नंबर ही होते हैं, जैसे सारे इवन नेचुरल नंबर्स नेचुरल नंबर का हिस्सा है, सारे और नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर का हिस्सा है, वैसे सारे प्राइम नंबर्स भी तो नेचुरल नंबर का ही हिस्सा है। क्या ऐसा कोई प्राइम नंबर हो सकता है जो नेचुरल नंबर नहीं हो? नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। तो सारे के सारे प्राइम नंबर्स किसका हिस्सा है? नेचुरल नंबर्स का। तो अगर मैं नेचुरल नंबर्स और प्राइम नंबर्स का इंटरसेक्शन करूं तो वो भी क्या हो जाएगा, एक प्राइम नंबर का सेट ही होगा जिसमें सारे के सारे प्राइम नंबर्स आएंगे। तो ये हो गया हमारा सेट डी। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, आप ऐसे क्लियरली आप बोल सकते हैं कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए, प्रॉपर भी बोल सकते हैं, बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, सी इज ऑल्सो प्रॉपर सबसेट ऑफ ए एंड डी इज ऑल्सो प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। देखिए बी, सी और डी तीनों की तीनों ए के सबसेट है, क्योंकि ये इसके सारे एलिमेंट्स ए में आ रहे हैं, सी के भी सारे एलिमेंट्स ए में आ रहे हैं और डी के भी सारे एलिमेंट्स ए में आ रहे हैं। और हमने देखा है कि वेन डायग्राम में जब हम इन्हें रिप्रेजेंट करेंगे तो ये सारे की सारा पूरा की पूरा सर्कल हमारा जो सुपर सेट है उसके अंदर आएगा, ये रिप्रेजेंट कर देगा। ये रिप्रेजेंट क्या करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा कि यार ये इसका सबसेट है। अब मैं बोलूँ, अगर मैं बोलती हूँ, सपोज थर्ड केस देखते हैं, ए और डी का इंटरसेक्शन करना है। ए और डी का अगर मैं इंटरसेक्शन करती हूँ, ये आएगा, ये ऐसा हिस्सा है जो ए का भी हिस्सा है और डी का भी हिस्सा है। तो क्या आंसर आ रहा है इसका? डी। तो आप डायरेक्ट वेन डायग्राम के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं, आप सोच के भी ऐसे रोस्टर फॉर्म में लिख कर और अपना दिमाग लगाकर लिख सकते हैं, या फिर नॉर्मली आप ध्यान से समझें, सोच कर देखें तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि इसका आंसर बी, इसका सी और इसका डी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी का इंटरसेक्शन करना है, मतलब बी में सारे इवन नेचुरल नंबर है, सी में सारे ऑड नेचुरल नंबर है। अब हमें इंटरसेक्शन किसका बताना है? इवन सारे नेचुरल नंबर का और ऑड नेचुरल नंबर का।
यार हमें एक ऐसे एलिमेंट्स देखने हैं जो इवन वाले सेट में भी आ रहे हैं और ऑड वाले सेट में भी आ रहे हैं। हमें पता है कि कोई भी ऑड नेचुरल नंबर इवन नहीं हो सकता और कोई इवन नंबर ऑड नहीं हो सकता, राइट? तो ऐसा कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जो ऑड भी होगा और इवन भी होगा, राइट? तो इन दोनों का इंटरसेक्शन कुछ भी, कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, तो इसका आंसर होना चाहिए 5। अगर आप वेन डायग्राम के थ्रू देखना चाहें, ठीक है, अगर आप वेन डायग्राम के थ्रू देखना चाहें तो आपका बी वाला सेट ये है, सी वाला सेट ये है, इन दोनों में कॉमन क्या है? कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई भी हिस्सा कॉमन दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, तो इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 5, ठीक है। अब देखते हैं बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी का इंटरसेक्शन, बी और डी, हाँ ओके, बी है इवन नेचुरल नंबर, डी है प्राइम नंबर। इवन नेचुरल नंबर और प्राइम नंबर में क्या कुछ कॉमन हो सकता है? चलिए देखते हैं। देखिए, इवन नंबर्स, सारे इवन नंबर्स और सारे प्राइम नंबर्स, क्या ऐसा कोई इवन नंबर है जो प्राइम हो सकता है? हाँ, 2 एक ऐसा नंबर है जो इस सेट में भी आएगा और इस सेट में भी आएगा, ठीक है। 2 एक अकेला ऐसा प्राइम, 2 एक अकेला ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम भी है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं कोई भी इवन नंबर देखूं, जैसे कि मान लीजिए मैंने देखा 4 2 का मल्टीपल है, मतलब देखिए प्राइम नंबर ऐसे नंबर जो सिर्फ अपने खुद का मल्टीपल होता है और 1 का मल्टीपल होता है। ये सारे नंबर्स अब 2 के मल्टीपल्स भी होंगे, तो ये इनमें से कोई भी प्राइम नंबर्स नहीं हो सकते, सिर्फ ये 2 ही ऐसा एलिमेंट है जो प्राइम नंबर भी होगा। तो 2 एक ऐसा प्राइम नंबर मुझे मिल चुका है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट है जो कि है 2, ठीक है। नेक्स्ट है सी इंटरसेक्शन डी, सी और डी का इंटरसेक्शन करते हैं। और नेचुरल नंबर जो कि प्राइम हो, ठीक है। इवन नेचुरल नंबर में तो सिर्फ एक ही केस होगा 2, ऐसा एक ही इवन नंबर है जो प्राइम नंबर हो सकता है। अब ऑड नेचुरल नंबर्स का देखते हैं, क्या ऐसे कोई ऑड नंबर्स होंगे जो प्राइम होंगे? हाँ यार, ये सारे के सारे ऑड नंबर्स ही तो है, ये सारे ऑड नंबर्स है और ये सारे के सारे प्राइम भी हैं, ठीक है। तो आपने ये समझा यार, इनको हम रोस्टर फॉर्म में तो लिखना पॉसिबल नहीं है, ये तरीका नहीं है रोस्टर फॉर्म में लिखने का। रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, इनफाइनाइट एलिमेंट्स है इसमें। रोस्टर फॉर्म में अगर आपको इनफाइनाइट एलिमेंट्स लिखने हैं तो आपको क्या चेक करना है? आपको चेक करना है क्या कोई पैटर्न बना रहा है, पर प्राइम नंबर्स तो कोई भी पैटर्न नहीं बनाते हैं, तो इन्हें हम एंड में 3 डॉट करके रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो इन्हें सबसे अच्छा तरीका है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का, ठीक है। तो इससे सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो सी इंटरसेक्शन डी एक सेट होगा, विल बी अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स क्या होगा? एक्स ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो ऑड भी है और प्राइम भी है, ठीक है। सो एक्स इज एन ऑड प्राइम नंबर। बात समझ में आ रही है? सो बी सी इंटरसेक्शन डी इज सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड प्राइम नंबर। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से हम ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आप डायरेक्टली थ्रू रोस्टर फॉर्म देख सकते हैं कौन से एलिमेंट्स किस में आ रहे हैं, या फिर आप वेन डायग्राम के थ्रू भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने समझने के लिए वेन डायग्राम भी बना दिया है, ठीक है। चलिए, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा हो गया है खत्म। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। ठीक है, हमें बताना है, हमें 3 पार्ट्स दिए हैं, हर एक पार्ट में 2 सेट्स दिए हैं, हमें कंपेयर करके बताना है कि इनमें से कौन से सेट्स डिसजॉइंट है, ठीक है। अब हमें पता है डिसजॉइंट सेट्स क्या होता है। डिसजॉइंट सेट्स मतलब ऐसे सारे सेट्स जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं हो, ठीक है। अगर कोई भी एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कॉमन है 2 सेट्स में, तो वो डिसजॉइंट है। तो हमें ये पता करना है कि इनमें से तीनों में से कौन से ऐसे सेट्स है जिनका इंटरसेक्शन 5 आ रहा है, मतलब वो डिसजॉइंट सेट्स है, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो चलो पहले वाले में हम रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो पहला फर्स्ट पार्ट तो रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है 1 2 3 4। दूसरा सेट है सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड 4 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 6। इसको मैं ऐसे बोल सकती हूँ, 4 से लेके 6 तक सारे नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 4 एंड इंक्लूडिंग 6, तो 4 5 और 6, ठीक है। अब देखिए कंपेयर कीजिए ये वाले सेट में और ये वाले सेट में, क्या कोई भी ऐसा एलिमेंट है जो कॉमन है? हाँ, कौन सा एलिमेंट है? 4 इन दोनों में है जो कॉमन है, तो ये वाला डिसजॉइंट नहीं है, ठीक है। ये वाला डिसजॉइंट सेट नहीं है, ये वाला जॉइंट सेट है, ठीक है। ये दोनों सेट्स क्या है? जॉइंट सेट्स है, डिसजॉइंट नहीं है। सेकंड वाले पे आते हैं,
पहला सेट AEIOU और दूसरा सेट है CDEF, दोनों ही हमें रोस्टर फॉर्म में दिए गए हैं, तो हम डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं क्या कोई भी ऐसा एलिमेंट है जो इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। E है जो इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। एक भी एलिमेंट अगर दोनों में कॉमन मिल गया तो इसका मतलब ये भी डिसजॉइंट सेट नहीं है। ये कौन सा सेट हो गया, ये सेट्स जॉइंट सेट्स हो गए, ठीक है। थर्ड पे आते हैं, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन इंटीजर, ठीक है। सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन इंटीजर, मतलब शुरू कहाँ से होगा, सारे के सारे इवन इंटीजर हमें लिखने हैं। इवन इंटीजर शुरू होगा 2 से 4 6 8 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, तो हम 3 डॉट्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इनफाइनाइट सेट को, ठीक है। सेकेंड है सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड इंटीजर। एक्स क्या है, ऑड इंटीजर। चलिए ऑड इंटीजर बना लेते हैं, 1 3 5 7, ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, पहले वाले में इवन इंटीजर से सारे, सेकंड वाले में ऑड इंटीजर से। हमें पता है ऐसा कोई भी ऑड इंटीजर नहीं है जो इवन हो, या कोई भी इवन इंटीजर नहीं है जो ऑड है, ठीक है। मतलब ये वाला सेट और ये वाले सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए इनमें एक भी एलिमेंट कॉमन होता, मतलब वो एलिमेंट इवन भी होता और ऑड भी होता, पर ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो इवन भी है एट द सेम टाइम ऑड भी है। या तो वो इवन होगा या तो ऑड होगा, तो ये वाले सेट का इंटरसेक्शन भी क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। मतलब इन दोनों सेट में भी कुछ भी चीजें कॉमन नहीं है, इसमें कुछ भी चीजें कॉमन नहीं है, इसका मतलब ये हो गया हमारा डिसजॉइंट सेट, ठीक है। तो ये हमारा डिसजॉइंट सेट आ गया। पहला वाला जॉइंट सेट्स थे, सेकंड वाले भी जॉइंट सेट्स थे, क्योंकि इसमें 4 कॉमन है, इसमें E कॉमन है। थर्ड वाले में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो सिर्फ हमारा थर्ड वाला ऐसा केस है जो कि है डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया है। कभी भी आपको देखना है कौन से जॉइंट सेट्स है कौन से डिसजॉइंट सेट्स है, आपको ये चेक करना है कि क्या कोई भी एलिमेंट कॉमन है। अगर कोई भी एक भी ऐसा एलिमेंट आपको मिल रहा है जो दोनों सेट्स में या तीनों सेट्स में है, जितने भी सेट्स आपको दिए हैं, n नंबर ऑफ सेट्स दिए हैं, तो उन सभी में अगर कोई भी ऐसा एक भी एलिमेंट है जो कॉमन हो रहा है सभी में, तो वो जॉइंट सेट्स हो गया। और अगर कुछ भी कॉमन नहीं है, उनका इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, फाई, मतलब एम्प्टी सेट, इसका मतलब वो डिसजॉइंट सेट्स है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें 4 सेट्स दिए हैं, A, B, C और D, और हमें इन सेट्स के डिफरेंसेस निकालना है, ठीक है। चलिए हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं डिफरेंस वाला ऑपरेशन क्या होता है कोई भी दो सेट का। पहले में एग्जांपल से देखते हैं, A माइनस बी। A माइनस बी मतलब हमें वो सारे एलिमेंट्स लिखने हैं जो सेट A में आए पर सेट B में नहीं आए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम सेट A को और सेट B को एक साथ देखेंगे और इनको देखते हुए अपन हर एलिमेंट में ये कंपेयर करेंगे क्या वो A में आ रहा है और B में नहीं आ रहा है। दोनों चीजें दोनों कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए। पहली, A के अंदर वो एलिमेंट आना चाहिए और B वाले सेट के अंदर वो एलिमेंट नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो हम ऐसे सारे एलिमेंट्स ढूंढ लेंगे जो A सेट में आ रहे हैं एट द सेम टाइम B सेट में नहीं आ रहे हैं। जो भी एलिमेंट्स होंगे वो इस ऑपरेशन A माइनस बी ऑपरेशन का आंसर होगा। सिमिलरली हम सारे A माइनस बी, B माइनस सी, C माइनस डी ऐसे सारे ऑपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला है A माइनस बी। ऐसे सारे एलिमेंट्स ढूंढने हैं जो सेट A में आ रहे हैं पर सेट B में नहीं आ रहे हैं, ठीक है। सेट A ये रहा, सेट B ये रहा। शुरू करते हैं अपन 3 से, ठीक है। अभी हमें ऐसे सारे एलिमेंट्स देखने हैं जो A में आए। A में क्या होने चाहिए, आना चाहिए। तो हम सबसे पहले A देखेंगे, A के सारे एलिमेंट्स देखेंगे, क्योंकि देखिए ये जो सारे एलिमेंट्स हैं ये A में आ रहे हैं, ठीक है। बस अब हमें ये देखना है कि इसके कौन कौन से ऐसे एलिमेंट है जो B में नहीं आ रहे हैं। जो भी नहीं आएंगे वो हम लिख लेंगे, ठीक है, और जो B में आएंगे उन्हें हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये सेट किसके बराबर होगा, ध्यान से समझिए। शुरू करते हैं 3 से। तो देखिए पहली कंडीशन, तो अगर हम सेट A के एलिमेंट्स देख रहे हैं तो पहली कंडीशन, दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। पहली A में आना चाहिए, दूसरी B में नहीं आना चाहिए। अगर हम सेट A के एलिमेंट्स देख रहे हैं तो पहली कंडीशन तो फुलफिल हो ही रही है। अगर ये सेट A के एलिमेंट्स है इसका मतलब ये सब सेट A के अंदर तो आ ही रहे हैं, ठीक है। बस अब हमें ये चेक करना है इन सारे एलिमेंट्स के लिए क्या वो B में नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो 3, क्या आपको B सेट में 3 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, A में है पर B में नहीं है, तो हमने क्या करा, 3 लिख लिया। 3 एक ऐसा एलिमेंट है जो इस सेट का पार्ट होगा, ठीक है। 6 इसमें है, उसमें है, नहीं है तो लिख लो। 9
इसमें है उसमें नहीं है, 9 भी लिख लो। 12 इसमें है पर इसमें भी है। ऐसे एलिमेंट जो दोनों में है वो नहीं लिखने हैं, ऐसे एलिमेंट लिखने हैं जो ए में हो पर बी में नहीं हो, तो 12 नहीं आएगा, ठीक है। 15 इसमें है, इसमें नहीं है, तो 15। 18 नहीं है, 21 नहीं है, तो ये हमारा सेट हो गया a माइनस बी, ठीक है। बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको a और b सेट को देखना है और देखना है ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो a सेट में आ रहे हैं पर b सेट में नहीं आ रहे हैं। ऐसे सारे के सारे एलिमेंट्स जो इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं वो आपको लिख देना है, ठीक है। सेकंड a माइनस सी, मतलब वो सारे एलिमेंट्स जो सेट a में आ रहे हैं पर सेट c में नहीं आ रहे हैं। तो अब हम a और c को देखेंगे, ठीक है। चलिए, a में 3 है, इसमें है नहीं है, तो लिख लो। सेकेंड एलिमेंट 6 इसमें है, दोनों में है तो नहीं लिख सकते। 9 इसमें है, नहीं है, तो लिख लो। 12 इसमें है, हाँ दोनों में है तो नहीं लिख सकते। 15 इसमें नहीं है तो 15 लिख लो। 18 नहीं है तो 18 भी लिख लो। 21 नहीं है तो 21 भी लिख लो। बात समझ में आ रही है? चलिए थर्ड पे करते हैं। a माइनस डी, मतलब ऐसे सारे एलिमेंट जो a में आए पर d में नहीं आए, ठीक है। a d, ध्यान से समझिए, a में आना चाहिए, d में नहीं आना चाहिए। तो a के पहले एलिमेंट से देखते 3, क्या इसमें आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो 3 लिख लो। 6 आ रहा है, नहीं आ रहा है। 9 नहीं आ रहा है। 12 नहीं आ रहा है। 15 हाँ आ रहा है तो नहीं लिख सकते। 18 नहीं आ रहा है। 21 नहीं आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है b माइनस ए, ध्यान से समझिए, a माइनस बी और b माइनस ए अलग है, ठीक है। a माइनस बी का मतलब b माइनस ए नहीं होगा, ठीक है। चलिए, a माइनस बी तो हमने इसमें निकाला था, b माइनस ए निकालते हैं। ऐसे सारे एलिमेंट्स जो b में आना चाहिए, देखिए कोई भी दो सेट का सब्ट्रैक्शन मतलब डिफरेंस वाला ऑपरेशन लग रहा है, इसका मतलब जो पहले लिखा है उसमें आना चाहिए, बाद वाले में नहीं आना चाहिए। तो इसमें b माइनस ए में b सेट पहले आ रहा है तो b में आना चाहिए, a में नहीं आना चाहिए। तो a और b देखेंगे, b में आना चाहिए और a में नहीं आना चाहिए, तो हम पहले b से कंपेयर करना शुरू करेंगे। b के सारे एलिमेंट्स को हम a के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो पहले एलिमेंट से शुरू करते हैं। 4 उसमें आ रहा है, नहीं आ रहा है तो हम लिख सकते हैं 4। 8 नहीं आ रहा है तो 8 भी लिख सकते हैं। 12 उसमें आ रहा है तो हम 12 नहीं लिख सकते। 16 लिख सकते हैं क्योंकि इसमें नहीं आ रहा है। 20 भी नहीं आ रहा है तो हम 20 भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है c माइनस ए। अब हमें c और a में करना है, तो c में आना चाहिए और a में नहीं आना चाहिए। तो हम पहले किसको देखेंगे? c के एलिमेंट्स को देखेंगे और उसको 1 बाय 1 a से कंपेयर करेंगे, क्या a में आ रहा है या नहीं आ रहा है। 2 नहीं आ रहा है, लिख लो। 4 लिख लो। 6 आ रहा है a में भी तो मत लिखो। 8 a में नहीं है। 10 a में नहीं है। 12 आ रहा है तो मत लिखो। 40 नहीं है और 16 भी नहीं है। तो ये सब हो गया हमारा c माइनस ए के एलिमेंट्स। नेक्स्ट है d माइनस ए, मतलब d में आना चाहिए और a में नहीं आना चाहिए। चलिए d से देखते हैं। a में नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो 5 हाँ लिख लो भैया, 5 आ जाएगा हमारा। 10 बिल्कुल। 15 आ रहा है, 15 तो हम नहीं लिख सकते। 20 नहीं आ रहा है तो हम 20 लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है b माइनस सी। b माइनस सी मतलब b में आना चाहिए, c में नहीं आना चाहिए। तो b और c को देख लो, b के सारे एलिमेंट्स को अपन c के एलिमेंट से कंपेयर कर लेंगे। चलिए, b 4 आ रहा है, नहीं आ रहा है तो 4 लिख लो। सॉरी 4 इसमें भी है और उसमें भी है तो हम 4 नहीं लिख सकते, ठीक है। 4 आ रहा है तो नहीं लिख सकते। 8 भी आ रहा है, नहीं लिख सकते। 12 भी आ रहा है, नहीं लिख सकते। 16 भी आ रहा है, नहीं लिख सकते। 20 हाँ 20 एक ऐसा एलिमेंट है जो b में है पर c में नहीं है, तो हम 20 लिख सकते हैं। तो इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट आ रहा है। नेक्स्ट है b माइनस डी। b और d में लिख लेंगे, तो हम b के सारे एलिमेंट्स को d सेट के साथ कंपेयर करेंगे। 4 आ रहा है, नहीं आ रहा है, लिख लो। 8 नहीं आ रहा है। 12 नहीं आ रहा है। 16 नहीं आ रहा है। 20 हाँ 20 आ रहा है इसमें, तो 20 हम नहीं लिख सकते, ठीक है। नेक्स्ट है c माइनस बी, मतलब c में आना चाहिए और b में नहीं आना चाहिए। तो हम c के एलिमेंट्स देखेंगे, इसके एलिमेंट्स को हम इसके साथ कंपेयर करेंगे, इसमें आना चाहिए और इसमें नहीं आना चाहिए। 2 आ रहा है क्या b में? नहीं आ रहा है तो लिख लो। 4 आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है, नहीं लिख सकते। 6 नहीं आ रहा है b में। 8 आ रहा है तो नहीं लिख सकते। 10 नहीं आ रहा है तो 10 लिख लो।
12 आ रहा है तो 12 नहीं लिख सकते, 14 नहीं आ रहा है बी में तो हम लिख लिया 16, हाँ 16 बी में भी आ रहा है तो हम 16 नहीं लिख सकते। ठीक है, नेक्स्ट है डी माइनस बी। तो हम ऐसे एलिमेंट्स ढूंढने हैं जो डी में हो पर बी में नहीं हो, तो डी के सारे एलिमेंट्स को बी के साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, डी माइनस बी मतलब डी सारे एलिमेंट्स को हम देखते जाएंगे क्या बी में है या नहीं है। 5 नहीं है, लिख लो। 10 नहीं है, लिख लो। 15 बी में दिख रहा है, 15 नहीं दिख रहा है, लिख लो। 20 दिख रहा है बी में, हाँ 20 है बी में तो 20 हम नहीं लिख सकते। नेक्स्ट है सी माइनस डी। तो हमें सी और डी में कंपेयर करना है, सी में वो एलिमेंट्स आने चाहिए, डी में नहीं आने चाहिए। चलिए 2 डी में कंपेयर करो, दिख रहा है नहीं दिख रहा है तो लिख लो। 4 हाँ है नहीं लिख सकते, 6 लिख लो। 8 बी में दिख रहा है नहीं लिख सकते, सॉरी हम सी माइनस डी कर रहे तो हमें सी और डी में कंपेयर करना है। ठीक है, आई एम सॉरी मैं गलती से सी और बी को कंपेयर कर रही थी। चलिए सबसे शुरू से, सी में आपको 2 दिख रहा है, इसमें दिख रहा है नहीं दिख रहा है तो लिख लो। 4 दिख रहा है नहीं दिख रहा है, 4 लिख लो। 6 दिख रहा है नहीं दिख रहा है, वो भी लिख लो। 8 नहीं दिख रहा। 10 हाँ 10 दिख रहा है आपको डी में तो आप 10 नहीं लिख सकते। 12 दिख रहा है नहीं, लिख लो। 14 दिख रहा है नहीं, 16 दिख रहा है नहीं, तो ये सारे एलिमेंट्स किसके पार्ट हो गए, सी माइनस डी के। नेक्स्ट है डी माइनस सी, मतलब डी में आना चाहिए और सी में नहीं आना चाहिए। चलिए सारे एलिमेंट्स देख लो डी के। 5 उसमें आ रहा है नहीं आ रहा है, लिख लो। 10 आ रहा है, हाँ 10 आ रहा है तो आप नहीं लिख सकते। 15 आ रहा है नहीं आ रहा है तो 15 लिख लो। 20 आ रहा है, 20 भी नहीं आ रहा है तो 20 भी लिख लो। ठीक है, तो आई होप बहुत आसानी से हमने सारे क्वेश्चन किए, आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। कहीं पे भी ए माइनस बी लिखा है फॉर एग्जाम्पल, तो ऐसे सारे एलिमेंट्स हमें देखने हैं जो ए सेट में आते हो पर बी सेट में नहीं आते हो, वो सारे के सारे एलिमेंट्स हमें लिस्ट आउट करने हैं रोस्टर फॉर्म में, और ये हमारा डिफरेंस निकल गया। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें x और y दो सेट दिए हैं। x के एलिमेंट से a, b, c और d, y के एलिमेंट से f, b, d और g। हमें फाइंड करना है x माइनस वाई, y माइनस एक्स और x इंटरसेक्शन y। ठीक है, चलिए पहले x माइनस वाई। x माइनस वाई का मतलब ऐसे सारे एलिमेंट्स जो सेट x में आते हो पर एट द सेम टाइम सेट y में नहीं आते हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसके एलिमेंट्स निकालने के लिए सबसे पहले x के सारे एलिमेंट्स देखेंगे, उसमें देखेंगे ऐसे कौन से एलिमेंट्स है जो y में नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो वो हमारे एलिमेंट्स x माइनस वाई के हो जाएंगे। तो a, b, c, d इनको अपन कंपेयर करेंगे इनसे, क्या ऐसे कोई एलिमेंट है जो x में आता हो पर y में नहीं आ रहा है। चलिए a ऐसा एलिमेंट है जो x में है पर y में नहीं है, तो a लिख लीजिए। b आपको दोनों में दिख रहा है तो आप b नहीं लिख सकते, आपको ऐसे एलिमेंट्स देखने हैं जो x में है पर y में नहीं है। c हाँ x में है y में नहीं है। d x में है पर y में भी है, तो ये हमारे सिर्फ a, c x माइनस वाई के एलिमेंट्स हो गए। नेक्स्ट है y माइनस एक्स। y माइनस एक्स मतलब ऐसे सारे एलिमेंट्स जो y में आते हो पर x में नहीं आते हो। चलिए y में आना चाहिए और x में नहीं आना चाहिए, तो इसके एलिमेंट्स को हम उसमें देखते जाएंगे क्या ऐसे वो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं जो x में नहीं आ रहे। f इसमें है उसमें है नहीं है, तो आप f लिख सकते हैं। b उसमें भी दिख रहा है तो आप नहीं लिख सकते। d उसमें भी दिख रहा है तो आप नहीं लिख सकते। g हाँ g ऐसा एलिमेंट है जो y में आ रहा है पर x में नहीं आ रहा है, तो आप g लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे y माइनस एक्स भी निकाल लिया। नेक्स्ट है x इंटरसेक्शन y। x इंटरसेक्शन y मतलब ऐसे सारे एलिमेंट्स जो x और y में कॉमन हो। ठीक है, जो x सेट में भी आता हो और y के सेट में भी आता हो। चलिए इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स निकाल लेते हैं। a इसमें है इसमें नहीं है, मतलब ये नहीं लिख सकते। b हाँ b आपको दोनों में दिख रहा है, चलिए b लिख लीजिए। c दोनों में नहीं है। d हाँ d दोनों में है। f और g भी सिर्फ इसी में है उसमें नहीं है। तो हमारे x माइनस वाई की वैल्यू x माइनस वाई का सेट है जिसमें एलिमेंट्स a, c है। y माइनस एक्स वाले सेट में एलिमेंट्स f, g है। x इंटरसेक्शन y वाले सेट में एलिमेंट्स b, d है। ठीक है, चलिए हम इसमें यूनियन भी निकाल के देख लेते हैं। यूनियन क्वेश्चन में नहीं पूछा है बट हम एक बार निकाल के देखते हैं हमारी प्रैक्टिस के लिए। तो x यूनियन y में मतलब x यूनियन y मतलब ऐसे सारे एलिमेंट्स जो सेट x में है वो भी लिख लो, ऐसे सारे एलिमेंट्स जो सेट y में है वो भी लिख लो। मतलब कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, x के भी सारे एलिमेंट इसमें दिखने चाहिए और y के भी सारे एलिमेंट्स दिखने चाहिए। तो x के सारे एलिमेंट्स लिख लो, y के भी सारे एलिमेंट्स लिख लो, बट हमें क्या ध्यान रखना है, हमें ये ध्यान रखना है कि कोई भी एलिमेंट हम रिपीट ना कर रहे हो। ठीक है, तो लिखने के लिए तो मैंने पहले x के सारे एलिमेंट्स लिख लिया, मैं y के भी लिख लेती हूँ। f
पर बी नहीं लिख सकती क्योंकि बी में ऑलरेडी लिख चुकी हूँ, तो डबल बार लिखने की जरूरत नहीं है। डी भी में एक बार लिख चुकी हूँ, 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है। जी ठीक है, चलिए क्वेश्चन सिर्फ 3 पार्ट का था, हमने 4th पार्ट सिर्फ निकालने के लिए देखा, समझने के लिए कि x यूनियन y की वैल्यू क्या होगी। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। x माइनस y, y माइनस x में डिफरेंस होता है। x माइनस y और y माइनस x आपस में सेम नहीं होंगे, ठीक है। x इंटरसेक्शन y भी आप निकाल सकते हैं, x यूनियन y निकाल सकते हैं। कुछ भी ऑपरेशन आपको दे, ये तीनों ऑपरेशन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। कोई भी ऑपरेशन आपको दे आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको कंपेयर करना है कि ऐसे कौन से एलिमेंट्स है जो इसमें है इसमें नहीं है, या इसमें है इसमें नहीं है, या दोनों में कॉमन है, या फिर यूनियन है तो इसके भी सारे एलिमेंट्स लिख देने हैं और इसके भी सारे एलिमेंट्स लिख देने हैं। चलिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 10 खत्म होता है। अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ आर इज सेट ऑफ रियल नंबर्स। आर क्या है? हमारा सेट ऑफ रियल नंबर्स है। Q इज अ सेट ऑफ रैशनल नंबर। Q है हमारा किसका सेट? रैशनल नंबर का। हमें पता करना है व्हाट इज R माइनस Q। देखिए R माइनस Q हमें पता है, अगर हम कोई भी दो सेट का डिफरेंस करते हैं, ठीक है, तो पहला वाला जो सेट होता है उसमें वो एलिमेंट आने चाहिए, दूसरे वाले सेट में एलिमेंट्स नहीं आने चाहिए, वो इसका रिजल्टेंट होगा, ठीक है। मतलब हमें ऐसे सारे एलिमेंट्स ढूंढने हैं जो R का पार्ट है पर Q का पार्ट नहीं है, ठीक है। ध्यान से समझिए, मतलब ऐसे सारे एलिमेंट्स जो रियल नंबर्स हैं पर रैशनल नंबर्स नहीं है। ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं? ऐसे कौन से नंबर्स है जो रियल नंबर्स है पर रैशनल नंबर नहीं है? रियल नंबर होने चाहिए और रैशनल नंबर नहीं होने चाहिए। ध्यान से समझिए, हम पहले बहुत 2-3 बार देख चुके हैं, हमने फर्स्ट लेक्चर में भी कवर किया था कि रैशनल नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है, इरैशनल नंबर क्या होता है। तो हमने क्या कंक्लूड किया था कि यार देखिए, रियल नंबर्स को हम 2 में स्प्लिट कर सकते हैं, या तो हम उसको रैशनल बोल सकते हैं, दूसरे होते हैं हमारे इरैशनल, ठीक है। रियल नंबर्स के 2 हिस्से हो सकते हैं, एक है रैशनल नंबर्स और दूसरा है इरैशनल नंबर्स। अगर कोई नंबर रैशनल है तो वो इरैशनल नहीं हो सकता, अगर वो इरैशनल है तो वो रैशनल नहीं हो सकता। मतलब रैशनल और इरैशनल नंबर्स दोनों के जो सेट्स है, रैशनल नंबर का सेट और इरैशनल नंबर का सेट आपस में डिसजॉइंट है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। और सारे के सारे रियल नंबर्स को हम इसमें स्प्लिट कर सकते हैं। मतलब कोई भी आप रियल नंबर बोलो, हम बोल सकते हैं कि हाँ, या तो वो रैशनल होगा या तो वो इरैशनल होगा। तो अगर मैं ऐसे बोलती हूँ, ऐसे कौन कौन से रियल नंबर्स है जो रैशनल नंबर्स नहीं है, वो डेफिनेटली क्या होंगे? इरैशनल नंबर्स। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? सेट ऑफ ऑल इरैशनल नंबर्स, ठीक है। तो हमारा R माइनस Q एक ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट्स होंगे सेट ऑफ ऑल इरैशनल नंबर्स। इरैशनल नंबर्स का हमारा सेट होगा इसका रिजल्टेंट सेट, ठीक है। तो R माइनस Q हमारा आ गया सेट ऑफ ऑल इरैशनल नंबर्स। आप इसको कुछ सिंबल से भी यूज कर सकते हो, जैसे कई टेक्स्ट बुक्स में P टर्म यूज करते हैं, कैपिटल P, इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट सेट ऑफ ऑल इरैशनल नंबर्स। कई बुक्स में T यूज करते हैं, तो आप ये सिंबल्स यूज कर सकते हैं। बट देखिए, ये जो सिंबल्स हैं उनसे बेटर है कि आप प्रॉपरली ये लिखिए, क्योंकि क्वेश्चन में आपको स्पेसिफाई किया है कि R क्या है। R क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर्स है। ये भी स्पेसिफाई किया है कि Q क्या है? सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है। तो आपको भी ये स्पेसिफाई करना चाहिए कि ये सेट का है। मतलब आप सिर्फ P या T नहीं लिख सकते हैं। ये बेटर होगा कि आप उनको अच्छे से स्पेसिफाई करके लिखें कि यस, ये आंसर होगा R माइनस Q होगा हमारा सेट ऑफ ऑल इरैशनल नंबर्स, ठीक है। तो चलिए, ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू और फॉल्स। और हमें जस्टिफाई भी करना है, ठीक है। तो हमें ये पता करना है कि ये जो 4 स्टेटमेंट्स लिखे हैं इनमें से कौन कौन से ट्रू है और कौन कौन से फॉल्स है, एंड हमें जस्टिफिकेशन भी देना है कि ट्रू है तो क्यों ट्रू है, या फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है, ठीक है। चलिए, पहला है 2, 3, 4, 5 और दूसरा सेट है 3 और 6 आर डिसजॉइंट सेट। मतलब हमें क्या चेक करना है, क्या ये डिसजॉइंट है या नहीं है। डिसजॉइंट का मतलब अगर उनमें कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, इसका मतलब वो डिसजॉइंट है। इन अदर टर्म्स, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए? 5, मतलब एम्प्टी सेट। चलिए
हमें चेक करना है क्या इसमें और इसमें कुछ कॉमन है। 2 नहीं है, 3, हाँ 3 इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। तो अगर इनमें कुछ भी कॉमन हो गया तो ये जॉइंट सेट्स हो गए, डिसजॉइंट सेट्स नहीं हुए। पर क्वेश्चन है क्या दिस एंड दिस आर डिसजॉइंट सेट्स? नहीं, ये डिसजॉइंट नहीं है। ये कौन से सेट्स है? जॉइंट सेट्स है। तो ये वाला आंसर हो गया हमारा फॉल्स। ठीक है, रीजनिंग क्या है इसकी? जस्टिफिकेशन ये है कि सिंस द एलिमेंट 3 इज पार्ट ऑफ सेट ए, इसको ए बोल दीजिए फॉर एग्जाम्पल, इसको सेट बी बोल दीजिए। ठीक है, तो एलिमेंट 3 इज मतलब एलिमेंट 3 बिलोंग्स टू सेट ए एंड 3 बिलोंग्स टू सेट बी एज वेल। 3 ए को भी बिलोंग करता है और सेट बी को भी बिलोंग करता है। अगर इनमें कुछ भी कॉमन हो गया, ठीक है, ये आप जस्टिफिकेशन में लिख सकते हैं, सिंस 3 इज कॉमन इन सेट ए एंड सेट बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? इज नॉट एन एम्प्टी सेट। ठीक है, ये एम्प्टी सेट नहीं है। सिंस इट इज नॉट एन एम्प्टी सेट, दिस आर जॉइंट सेट्स एंड इफ दे आर जॉइंट सेट्स दे आर नॉट डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, सेकंड है AEIOU और इधर है ABCD। अब ये भी बोल रहा है आर डिसजॉइंट सेट्स, तो हमें क्या चेक करना है, क्या इनमें कुछ कॉमन है? चलिए A, हाँ A पहला ही एलिमेंट हमें दिख गया है जो दोनों में कॉमन है। सिंस इनमें एक भी एलिमेंट हमें ऐसा मिल चुका है जो कॉमन है, तो ये भी जॉइंट सेट्स हो गए, तो ये डिसजॉइंट नहीं है, तो ये भी हमारा हो गया है फॉल्स। ठीक है, जस्टिफिकेशन आप लिख सकते हैं कि देखिए इनमें क्या क्या कॉमन है, BCD नहीं, सिर्फ A ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में कॉमन है, तो आप लिख सकते हैं A बिलोंग्स टू, इसको भी A बोल सकते हैं, इसको सेट B बोल सकते हैं, तो A बिलोंग्स टू सेट A एंड A बिलोंग्स टू सेट B। A belongs to both of these sets. Since any of the element is common in both the sets, we can say that they are joint sets. Therefore, they are not disjoint sets. या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि A इंटरसेक्शन B, इसको आपने सेट A और इसको सेट B बोला है, तो A सेट A इंटरसेक्शन सेट B is not an empty set. Since it is not an empty set, the intersection of both the sets are not empty sets. We can say that they are not disjoint sets, they are joint sets. ठीक है, नेक्स्ट है 2, 4, 10, 14 एंड सेकेंड वाला है 3, 7, 11 और 15। अगेन ये पूछ रहा है क्या ये डिसजॉइंट सेट्स है, मतलब ये बोल रहा है कि हाँ ये डिसजॉइंट सेट्स है, हमें स्टेट करना है वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, चलिए सारे एलिमेंट्स चेक करते हैं। 2 इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो 2 ऐसा एलिमेंट है जो दोनों मतलब एक में आ रहा है दूसरे में नहीं आ रहा है। 6 इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, 10 इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, 14 इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, वाइस वर्सा। 3, 7, 11, 15 ये चारों की चारों इसमें है पर इसमें नहीं है, तो इसके कोई भी एलिमेंट्स इसमें नहीं है और इसके कोई भी एलिमेंट्स इसमें नहीं है, मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन अगर मैं करूं तो एक एम्प्टी सेट आएगा। मतलब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है दो सेट्स में, इसका मतलब ये डिसजॉइंट सेट्स है। तो इन्होंने जो बोला है कि यस दे आर डिसजॉइंट सेट्स, तो ये ट्रू बात है, ये सही बात है, ये दोनों आपस में, ये दोनों सेट्स क्या है? डिसजॉइंट सेट्स है। नेक्स्ट है, इसमें है एलिमेंट्स 2, 6 और 10, इसमें एलिमेंट्स 3, 7 और 11। हमें चेक करना है क्या ये डिसजॉइंट है। ठीक है, चलिए डिसजॉइंट मतलब इस जो इनमें दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं हुआ तो वो डिसजॉइंट हो जाएगा। तो 2 इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा है, 6 इसमें है, इसमें नहीं है, 10 इसमें है, 10 इसमें नहीं है, 3 इसमें नहीं है, 7 इसमें है तो इसमें नहीं है, 11 इसमें है तो इसमें नहीं है, मतलब इसके कोई भी एलिमेंट्स इसमें नहीं है और इसके कोई भी एलिमेंट्स इसमें नहीं है। बेसिकली इन अदर टर्म्स इन दोनों सेट्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो दोनों में कॉमन हो। अगर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो दोनों में कॉमन हो तो ये क्या हो गया? हमारा डिसजॉइंट सेट्स हो गए। और ये अगर डिसजॉइंट सेट्स हो गए तो ये हमारी जो स्टेटमेंट लिखा है कि ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स है, ये हमारा ट्रू हो गया। ठीक है, तो पहले जो 2 केस थे वो हमारे जॉइंट सेट्स के एग्जांपल थे, सेकंड के थर्ड और फोर्थ का एग्जांपल जो था वो हमारा डिसजॉइंट सेट्स के एग्जांपल थे। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट्स हमारे फॉल्स है और ये वाले दोनों स्टेटमेंट्स हमारे ट्रू है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी 2 सेट्स में अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन है तो वो जॉइंट सेट्स होगा, अगर उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो वो डिसजॉइंट सेट्स होगा। तो आपको सिर्फ कंपेयर करना है, कोई भी 2 सेट्स दिए हैं तो आपको कंपेयर करना है कि कोई एलिमेंट कॉमन है। अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, ठीक है, तो वो डिसजॉइंट सेट्स हो गए। अगर एक भी आपको ऐसा एलिमेंट दिख जा रहा है जो कॉमन है दोनों के बीच में, तो वो
ज्वाइंट सेट्स का एग्जाम्पल है, वो डिसजॉइंट सेट्स का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होता है। एट द सेम टाइम हमारी एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट होती है। आई होप आपको एक्सरसाइज 1.4 अच्छे से समझ में आई होगी। आपने हर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से खुद से पहले सॉल्व किया होगा और फिर एक्सप्लेनेशन के लिए वीडियो पॉज करके बाद में रिज्यूम करके ये पूरा एक्सप्लेनेशन देखा होगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए यहाँ पे हम हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।